चेंबर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, चेंबर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, लिखा है प्रोफेसर विक्रम हरिजन। अब साथियों, कुछ लोगों को नींद नहीं आती। चमड़ा पे भी सेमिनार होता है, चमड़ा जैसे छोटी चीज़ों पे, तो चमड़ा तो छोड़ दीजिए, उनको लगा ये चमार पे सेमिनार है। कहते हैं कि इतिहास में हर चीज़ दर्ज होता है। अगर आपको अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में जानना हो तो इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन यह जो सच है वो आधा सच है, क्योंकि इसी इतिहास में तमाम समुदाय, तमाम समाज, तमाम व्यक्तियों के इतिहास दर्ज नहीं है। और जब इस समाज, जो ख़ास तौर पे हाशिए पे पढ़े हुए समाज हैं, उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया और पढ़कर जब वो विश्वविद्यालयों में पढ़ें, रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से देखना शुरू किया, क्योंकि इस इतिहास में उन्होंने खुद को ढूंढना शुरू किया। और जब उस इतिहास में, जो कि पहले से स्थापित था, उन्होंने खुद को नहीं पाया, तो वो उस इतिहास को खुद गढ़ने लगे। ऐसे ही इतिहास गढ़ने वाले एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ाते हैं। और इनका जो पढ़ाने का तरीका है अपना, और इतिहास को देखने का तरीका है, वह बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से यह लगातार चर्चा में रहते हैं। और चर्चा इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी ये विवादों में भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद दलित दस्तक में हमें समय देने के लिए। और ये एक ऐसा मंच है जो हमारे जो बूझी आवाज़ें हैं, उस आवाज़ को जगह देने के लिए दलित दस्तक न केवल भारत, बल्कि पिछले दिनों मैं देख रहा था आपके जो अखबारों में छपे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी दलित दस्तक ने अपनी पहचान बनाई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो दलित समाज को, जो हाशिए की लोगों की आवाज़ है, वो आप बन रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, आपके विषय पे पहले बाद में आएंगे। आप पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप, आपकी जर्नी जो है, एकेडमिक जर्नी, कि काफ़ी डाइवर्सिटी, आपने कई जगहों से पढ़ाई की है, उसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ है। और गोरखपुर जिस जगह जन्म हुआ, कहा जाता था जब मैं छोटा था, कहते हैं कि यूपी का सबसे पिछड़ा ब्लॉक माना जाता, बेलघाट, वहाँ जन्म लिया। जब जन्म लिया तो वो वातावरण बहुत ही दयनीय था। मैंने पहले कई जगहों पे कह चुका हूँ कि मेरे पिताजी बंधुआ मजदूर थे। जब बंधुआ मजदूर का बेटा कैसा हो सकता है। उसके बाद मेरे पिताजी खुद हरवाही करते थे और बंधुआ मजदूरी करते थे। तो बहुत पिताजी चोरी करते थे, खाने के लिए चोरी करते थे और हरवाही करते थे, तो बड़ा मार पड़ती थी, खाना ठीक से नहीं मिलता था और गुबराह रोटी और तमाम मरे जानवर के मांस से पेट भरता था। वैसे वातावरण में मेरा जन्म हुआ, जो मुझे कुछ नहीं पता था, लिहाजा बड़ा कष्ट में जीवन मैंने देखा था। मेरे पिताजी भाग करके बंगाल चले गए। ज़मींदारों ने बहुत अत्याचार किया पिताजी के ऊपर, जूठा खाना देते थे। तो पिताजी एक रात नाराज़ होकर के काम धाम छोड़कर बंगाल चले गए और बंगाल में कुछ दिनों के लिए नक्सलाइट मूवमेंट में शामिल हो गए। तो लेकिन बम बनाने से तो पेट भरता नहीं और पिताजी को लगा कि बम से काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे कोल माइन में, कोयला खदान में जॉब किया और लिहाजा थोड़ा सा पैसा आया तो हम लोगों को, हमारी फैमिली को, मेरी मम्मी को, हम लोगों को बंगाल ले चले गए। हमारी पढ़ाई JK नगर हाई स्कूल में शुरुआत होती है बंगाल में। वहाँ पे मैं 10वीं तक का पढ़ाई करता हूँ। लेकिन एक विचारधारा ये है कि बंगाल में कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, भद्र लोग बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ भी कास्ट एग्जिस्ट करती है। मैं जिस जगह रहता था उसको कहते हैं कॉलोनी कहते थे, लेबर कॉलोनी कहते थे। बगल में धौड़ा पाड़ा होता था। धौड़ा तब मैं नहीं जानता था, धौड़ा का मतलब एक कॉलोनी होती थी और उसको माझी कहते थे, माझी पाड़ा। मतलब पाड़ा इज ए कॉलोनी एंड माझी इज ए कास्ट ऑफ आदिवासी। और हाड़ी पाड़ा, हाड़ी इज ए कास्ट ऑफ स्वीपर एंड पाड़ा इज ए कॉलोनी। उस कॉलोनियों के बीच में हम रहते थे। एक फैक्ट्री होती थी, दिन में काम करते थे। तो कई बार जब एडमिशन हुआ छोटे में तो दूसरे बच्चों को देख कर तरसते थे कि इनके पास कपड़े हैं, इनके पास कलम हैं। मुश्किल परिस्थितियों से आप काफ़ी। फिर उसके बाद बंगाल से फिर हम गोरखपुर आए। गोरखपुर आने के पीछे भी एक लंबी कहानी है, कास्ट की ही है, ऊपर लंबा ज़्यादा चर्चा चलेगी। तो फिर गोरखपुर से वहाँ भी हाई इंटरमीडिएट में मेरी बड़ी लड़ाई हुई एक विषय को लेकर के।
गोरखपुर में जो इंटरमीडिएट का कॉलेज है, जुबली इंटर कॉलेज, बड़ा नाम है, उसमें समाज शास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है, उसमें होता था कि भारतीय सामाजिक संगठन का मूल आधार क्या क्या है। तो हमारे टीचर ने ये बताया था कि जाति मूल आधार है। तो मैंने सर से पूरे बीच क्लास में कहा कि जाति कैसे हो सकती है। इस वजह से भी वहाँ विवाद हुआ और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा का माहौल था। फिर मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गया। अब जाहिर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरा नाम विक्रम हरिजन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाम हरिजन है और इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते मुझे अच्छी तरह से पता कि हरिजन का क्या मतलब है। और जो दलित समाज को लोग सवाल उठाते हैं कि आपने हरिजन क्यों लिखा, मैं उनको बता दूं कि हरिजन मैंने चैलेंज के रूप में लिया। चैलेंज इसलिए कि जब काउंटर विरोध था, काउंटर रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। हाँ, विरोध था। हम दलित दस्तक क्यों चलाते हैं, किसी और नाम से भी चला सकते हैं। हाँ, तो विरोध के रूप में लिया क्योंकि काउंटर पे लोग चिल्लाते थे कि विक्रम हरिजन, तो होता है उसका दो रिएक्शन होता था। एक तो अपर कास्ट को सीधे सीधे आइडेंटिफाइड हो जाता था कि मैं दलित समाज से हूँ और या चमार समाज से। दलित का मतलब यहाँ पे चमार है क्योंकि लोग हरिजन का मतलब चमार ही समझते हैं। और दूसरे जो हमारी बिरादरी के या दलित समाज के लोग होते वो भी हमसे दूर भाग जाते थे क्योंकि उनको आइडेंटिफाइड हो जाता था कि मुझे लोग दलित कहते हैं तो मेरे साथ आएंगे तो उनकी डिग्निटी को धक्का पहुँचेगा, इसलिए वो अलग हो जाते। तो आई टुक इट वेरी चैलेंजिंग कि ठीक है, तुम हरिजन के जगह पे या चमार के जगह पे तुम अगर अनिरुद्ध सिंह लिखते हो तो तुम्हारे सिंह से तो मैं हरिजन बेहतर हूँ। और कई बार लोग आपने देखा होगा कि कई जो अपर कास्ट के टाइटल्स हैं उसको लगाना पसंद करते हैं। तो कम से कम मैं उससे तो बेहतर हूँ ना, कि कम से कम अपने आइडेंटिटी के साथ हूँ। इसी संदर्भ में मैंने एक जगह लिखी थी कि चेंबर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, चेंबर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, लिखा है प्रोफेसर विक्रम हरिजन, अब साथियों कुछ लोगों को नींद नहीं आती। तो इस टाइटल में इतनी ताकत है कि लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं और फिर जान जाते हैं कि ये बात। तो ये मसला था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। फिर मैं JNU आया और JNU जब आया तो वहाँ पे संघर्ष दूसरे ढंग का था कि मुझे इंग्लिश नहीं आते थे। तो इंग्लिश सीखने के लिए गरीबी थी, चाय पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो JNU एक अलग ढंग का संसार था। वहाँ के मैंने ये पाया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वहाँ पे अपर कास्ट के टीचर्स ने मुझे बड़ी मदद की। प्रोफेसर हरबंश मुखिया ने मुझे 3 सेमेस्टर का पैसा फीस माफ़ कर दिया। प्रोफेसर विवेक कुमार सर ने मुझे हॉस्टल नाइट के लिए पैसा देते थे, इंग्लिश सिखाते थे। प्रोफेसर आनंद कुमार ने मुझे इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो खरीदने के लिए पैसा दिया। इसी तरह से चिनॉय प्रोफेसर जॉय पचॉय मुझे हर महीने 500 रुपया देते थी। मतलब हर प्रोफेसर ने, कुणाल चक्रवर्ती सर, कुमकुम रॉय, हर जाति, हाँ, इसमें ये नहीं था। और पहली बार मैंने ये देखा कि अपर कास्ट के लोगों ने मुझे बड़ी अच्छे होते हैं। मैंने अपर कास्ट के लोग, काउंटर था, हाँ, पहला काउंटर था, पहला काउंटर था कि अपर कास्ट के लोग भी अच्छे होते हैं। क्योंकि अब तक तो मैं यही देखता आया कि मुझे जलील किया जा रहा था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बताया जाता था, तुम काले हो, तुम चमार हो, खाने को नहीं, इस तरह। JNU में थोड़ा सा अलग था, इंसान है। एक अच्छी JNU में कई वाक़या हैं। एक वाक़या ज़रूर बताना चाहूँगा। मोना दास हमारी JNU SU प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हम मोना के बहुत अच्छे एक तरह से ठीक दोस्ती हो गई थी। तो एक बार मोना चाय पी रही थी और मुझे पता था कि मोना शायद भूमियार बिरादरी से हैं, मैंने अपर कास्ट की। हम चाय पीते पीते क्या हुआ कि वो चाय पी कर ख़त्म कर ली, शायद मोना को याद भी नहीं होगा, और मेरा चाय अभी बचा था तो मोना ने मेरा चाय उठा कर पी लिया। ये बात मोना को याद हो नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक मेरे मेमोरी में है कि अपर कास्ट के लड़के मेरे जूठा पी सकते हैं। ये बात JNU ने, मतलब JNU में हर तरह की घटनाएं ने मुझे एक ये लगा, पहली बार लगा कि बेहतर दुनिया बनाने की कल्पना होती है। हाँ, कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ बात कर सके, एक दूसरे की मदद करे। हाँ, वो एक अनुभव JNU दिया। अब मुझे पहली बार लगा कि मैं इंसान हूँ। इससे पहले मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इंसान हूँ। हर जगह पे प्रॉब्लम होते, तो इस चीज़ कॉन्फिडेंस भी आया। हाँ, कॉन्फिडेंस आया भाई, बिल्कुल आया। JNU से मैं जब MA किया और लोगों ने बहुत मदद की।
और मेरा तो मैं तो ये कहूँगा कि हर जगह पे जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, मैं तो मानता हूँ कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी इसके लायक नहीं है जैसा जेएनयू है। आप जरा सोचिए, जब चाय पीने का पैसा आपके पास नहीं है तो वो लड़का जेएनयू से एमए एमफिल पीएचडी कर रहा है। कितने ऐसे हजारों लड़के निकले हैं जेएनयू से जिनके पास सचमुच में ये तो सुपर 30 जेएनयू नहीं होता तो शायद कहीं मजदूरी कर रहा हाँ बिल्कुल, जेएनयू नहीं होता तो मैं लुधियाना और जो हजारों लड़कों की बात कर रहे हैं। हाँ सारे लोग ऐसे होते। और तो जेएनयू का तो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और आप इतिहास के शिक्षक हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। जी इतिहास को देखने का आपका अंदाज, अपना तरीका है। जी क्यों आप इतिहास को किस तरीके से देखना पसंद करते हैं, और जो एक परंपरागत हिस्ट्री है जो हमें पढ़ाया जाता है उसके आप खिलाफ क्यों हैं? हाँ, खिलाफ इसलिए कि देखिए हालांकि ये इतिहास पे तो हजारों लोगों ने लिखा है, ईएचकार से लेके तमाम लोगों ने लिखा है। ये ईएचकार की परिभाषा, खासतौर पे मैं भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूँ। हाँ सबसे सर्वमान्य परिभाषा ईएचकार की ही मानी जाती है कि डायलेक्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इसलिए रखता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भारत का इतिहास और लब्बो लुबाब पूरे वर्ल्ड का इतिहास जहर है। इट इज़ अ पॉइजन, जहर भरा पड़ा इतिहास में। और जहर न होता तो ये जो राष्ट्रवाद की कल्पना है वो कल्पना भी नहीं आती। इतिहास एक बड़ा बाउंड्री है जो राष्ट्रवाद को, जो नेगेटिव राष्ट्रवाद है उसको उसके डालता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इतिहास में एक तरह से टोटली जहर भरा पड़ा है। प्राचीन काल से शुरू करते हैं, हालांकि इस तरह की कोई बाउंड्री होती नहीं, प्राचीन मध्य का बाउंड्री नहीं होती, हमने बाउंड्री अपने सुविधा के लिए बनाया। लेकिन प्राचीन काल में देखें तो हर स्कूल का इतिहासकारों ने से प्राइमरी सोर्स पे क्वेश्चन नहीं किया। प्राइमरी सोर्स इन ए सेंस कि जो तत्कालिक समय में रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। प्राइमरी सोर्स जैसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत जो प्राचीन काल के ग्रंथ हैं, चाहे बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है गीता, ये सारे, हाँ त्रिपिटक, ये जो ग्रंथ हैं, इस ग्रंथों में सभी धर्मों के ग्रंथों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। इतना अंधविश्वास है, इतना ज़्यादा अंधविश्वास है कि जैसे हिंदू धर्मों के ग्रंथों में तो अंधविश्वास ही अंधविश्वास। और लिहाजा क्या होता है कि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। हाउ नॉलेज ट्रांसफ़र, है ना, जब नॉलेज आप व्हेन यू चूज रॉन्ग कंक्लूजन, व्हेन यू चूज द रॉन्ग सोर्स द कंक्लूजन वुड बी द रॉन्ग। आपने रॉन्ग सोर्स को शुरुआत किया तो गलत, आपने शराब पिया तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, बीमारी होगी। तो हिस्ट्री में हमेशा रॉन्ग सोर्स चुनने की परंपरा है। और उस रॉन्ग सोर्स के चलते क्या होता कि बच्चे में सीधे सीधे रॉन्ग बातें आती हैं। फॉर इंस्टेंस कि जैसे अंधविश्वास मैंने बताया, चमत्कार एक बड़ा शब्द है। पूरे वर्ल्ड के इतिहास में चमत्कार जो है कि दिखाते हैं कि भाई कि हिस्ट्री में कैसे चमत्कारिक बातें हैं। अचानक राजा को ज्ञान हुआ। एक हम अपने बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। मैं नहीं मानता, ये इससे चमत्कारिक बातें हैं कि चमत्कार में ये सब कैसे बातें आ जाती हैं। मैं ये नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानता कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि रैशनैलिटी पे विश्वास करो, तर्क पे विश्वास करो, विज्ञान पे विश्वास। 18वीं शताब्दी में इस तरह की बातें जब आई तो लोगों ने शुरू किया और कि तर्क पे विश्वास करो। अगर तर्क पे जाएं, आप मुझे बताइए, ज्ञान की प्राप्ति हमेशा से किताब उसका मुख्य स्रोत रहा है, आर्काइव उसका मुख्य स्रोत रहा है। नॉलेज ग्रहण करने के लिए माता पिता के साथ बात करने का मुख्य स्रोत, ध्यान इन ए सेंस, ध्यान से हाउ कैन यू, तपस्या की जो बात कही जाती नहीं, तपस्या मैंने बताया ना, तपस्या एक कोरी कल्पना है कि आप तपस्या करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कम से कम इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तपस्या से हो सकता है पता नहीं किस ज्ञान की बात हो, लेकिन तपस्या से एकेडमिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो ये बातें हर धर्मों में। अब देखिए, और दूसरी बात, ये मान लीजिए, इसमें इस्लाम की बातों में देखिए, जैसे मैं सूफीज़म पढ़ाता हूँ तो कहते हैं कि टच करने से, सूफीज़म में मैं बहुत प्रोफेसर मुजफ्फर आलम से लेकर ताबिर कलाम सर ने बहुत काम किया है। एक इंस्टेंस बताता हूँ। वो कहते हैं कि कन्वर्जन के माध्यम में कि सूफियों ने कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन मतलब धर्मांतरण कराया। तो उसमें एक धर्मांतरण के कई रूप हैं। एक रूप ये है कि वो चमत्कार करते थे। चमत्कार क्या कि कोई गरीब आदमी है या कोई
गरीब व्यक्ति है उसको बीमारी है, वो ऐसे टच कर देते थे तो कहते थे वो ठीक हो जाता था। तो ये चमत्कार, इस चमत्कार को प्राइमरी रिकॉर्ड्स ने अपना मुख्य रिकॉर्ड बनाया। तो अब चमत्कार को अपने सोर्स बनाया है तो कंक्लूजन तो चमत्कार ही होगा ना। तो चमत्कार होगा तो बच्चे के मन में जाएगा। इसीलिए सारे बच्चे, आप देखिए टीवी चैनल पे क्या होता था कि कृष्ण का धारावाहिक आता है, बच्चे सीखते हैं, वो जो नचाता था इस तरह से चमत्कार, पूरा चमत्कारिक बातें दिखा करके बच्चे के दिमाग में चमत्कार भर देते हैं। लिहाजा उनको लगता कि भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। और लिहाजा कि पूरी दुनिया के सोसाइटी में ये जो चमत्कार सब आप इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट है। बीच में आपने कुछ सेमिनार्स कराए थे जिसकी चर्चा हुई। वो 2 सेमिनार कौन कौन से थे, उसका कंक्लूजन क्या था? हाँ देखिए, मैंने ये इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया कि आमतौर पे सेमिनार ये मानते हैं कि सेमिनार ऐसा, हाँ सेमिनार ऐसा होना चाहिए कि जो जेनरिक माइंड को एक्सेप्ट करे। जेनरिक माइंड का मतलब कि जो मोटे मोटे शब्दों में सेमिनार होते हैं, मेडिसिन पे हो गया सेमिनार, अकबर पे हो गया सेमिनार, वर्ल्ड हिस्ट्री पे सेमिनार, तो लोग एक्सेप्टेड नॉर्म्स है। मैंने इसके अगेंस्ट में कराया, पहला सेमिनार जो मैंने कराया वो भी 37 साल बाद हमारे अपने डिपार्टमेंट में करा रहे थे, ऐसा लोग वहाँ के कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द फिगर काउंट इज, बट इट वाज आफ्टर 37 ईयर्स। तो सेमिनार था लेदर वर्किंग कास्ट इन इंडिया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस। अब मैंने ये लेदर पे जो सेमिनार हुआ, ये सेमिनार हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं था। इसका हिंदी भी बता दें। हाँ, चमड़ा छिलने वाले जातियों का इतिहास। मैंने ये आइडिया मैंने अपने एक सीनियर प्रोफेसर जो साउथ इंडिया के हैं, टी मनोहर सर से ग्रहण किया था। टी मनोहर सर ने साउथ इंडिया में सेमिनार कराया था, तो मुझे आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम देयर। तो मैंने जब यहाँ पे सेमिनार कराया, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन इलाहाबाद में जब ये कराया तो लोगों ने, कब कराया? ये 2017 में कराया था। तो लोगों को ये लगा कि चमड़ा पे भी सेमिनार होता है, चमड़ा जैसे छोटी चीज़ों पे, तो चमड़ा तो छोड़ दीजिए, उनको लगा ये चमार पे सेमिनार है। तो लोगों ने मुझे रिमार्क करना किया कि देखो अपने चमार है तो चमार पे सेमिनार करा रहा है। लोगों, वहाँ के एक गेस्ट फैकल्टी ने मुझ पर रिमार्क किया था। और मन में, सबके मन में था क्या कि था उस सेमिनार में और क्या निकला उस सेमिनार से निकला कि देखिए पहली बार आप जो चमड़ा छिलने में जाते हैं, रिजल्ट ये रहा कि बच्चों ने ये जो मुख्य धारा के जो इतिहास था कि अमुक विषयों पे मुख्य धारा इतिहास है, पहली बार उनको लग रहा है कि मुख्य धारा से हट करके भी हाशिए के लोगों का भी इतिहास है। और उस पे ये जो कंक्लूजन आया था कि हाशिए के लोगों का भी इतिहास होता है और इन जातियों पे काम हुआ। इसमें बताने वाली बात है कि केवल चमार की बात नहीं है, मुस्लिम समाज में बहुत से जो चमड़ा छिलने का कार्य करते हैं। इलाहाबाद में जगह है, कानपुर इसका हब है, आगरा इसका हब है, नैनी, इलाहाबाद में नैनी इसका हब है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं करता। और कितना दर्द होता है सर, आपको बता नहीं सकता जो इस पर काम करते हैं। आपने जितने भी शू फैक्ट्री देखे हैं, जब लोग काम करते हैं पानी में, सड़े हुए चमड़े के साथ कई बीमारियां हो जाती हैं, इस पर कोई बात करने वाला नहीं होता। तो मैंने इस सब पे बातें की और इसका एक बेनिफिट मिला, एकेडमिक बेनिफिट मिला, प्रैक्टिकल ना मिला हो बात अलग है। बेनिफिट 2018 का सेमिनार उससे भी बड़ा सेमिनार था, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऑफ कास्ट पे था, भारत में जातीय समस्या इस समाज में था। और मैंने इस पे एक नया, हमारे एक सीनियर प्रोफेसर ने मुझे एडवाइस किया था, उस पे ये था कि दलित लिटरेचर पे करना है। अब लिटरेचर को इतिहास से अलग देखा जाता था, मैंने दलित लिटरेचर को इंक्लूड करने का प्रयास किया। और इसमें भी मोहनदास मिश्रा सर आए थे, सुराज सिंह बेचैन सर आए थे, जयप्रकाश करदम सर आए थे, चौथीराम यादव सर आए थे, दिनेश राम सर आए थे दलित लिटरेचर के लिए। इतिहासकारों में राजशेखर बसु सर आए थे कलकत्ता से, हितन पटेल आए थे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से, इस तरह से लोग आए थे। चमन लाल सर आए थे, प्रोफेसर चमन लाल जो भगत सिंह पे मार्क्सिस्ट हैं, मैंने सब, यहाँ तक कि जो राइट विंग के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जो इस समय वर्धा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको मैंने बुलाया था और उन्होंने अपनी बात मनुस्मृति के इर्द गिर्द रखा। मतलब सेमिनार सुपर क्लासिक था और बहुत था। लेकिन ये इस सेमिनार में समस्या ये आ गई कि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि आप तो ब्राह्मणों को गाली खिलाते हैं,
और जबकि इस तरह के कोई मेरे मन में इंटेंशन नहीं था कि हम गाली खिलाएंगे। तो सेमिनार था, एकेडमिक सेमिनार था, और हमारे वाइस चांसलर रतनलाल हंगलू सर ने बड़ी मदद की थी। अच्छा, इतिहास को देखने का जो आपका तरीका है, उस आपका कंक्लूजन क्या है? किस तरीके से आप एज ए इतिहासकार, हिस्टोरियन, किस तरीके से आप समझते हैं कि इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए? इतिहास को सर हमेशा से रैशनैलिटी के आधार पर पढ़ाया जाए, तर्क के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उसमें इस तरह की कोई बात न हो। बच्चों को साफ साफ बताइए कि इतिहास में ये खराबी हुई हैं। मसलन आप ये ना, जो प्राइमरी सोर्स में है कि आप ये ना बता दीजिए कि जैसे ये कहा जाता है मध्यकाल में या इसमें कि ये कहा जाता है कि जो सुल्तान है या जो शासक है वो खुदा की नुमाइंदगी करता है। अब जब ये पूछा जाना चाहिए कि खुदा की नुमाइंदगी कैसे करता है, कहाँ से खुदा की बात आ गई, नुमाइंदगी किसका करता है, कहाँ पे लिखा है। तो वो जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि प्राइमरी रिकॉर्ड में अकबरनामा में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है। तो मेरा सवाल है कि आमतौर पे इतिहासकारों में प्राइमरी रिकॉर्ड को क्वेश्चन नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा गलत बात है। मैं ये चाहता हूँ कि प्राइमरी सोर्स के अंदर भी जो चालाकियाँ की गई हैं उस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक बड़ा एग्जाम्पल कबीरदास जी के बारे में है। कबीरदास जी के जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स है, उस रिकॉर्ड्स में ये कहा जाता है कि वो महिला विरोधी है, माया रे महा ठगनी हम जानी, इस तरह से। लेकिन कबीरदास की पूरी तार्किकता आप देखेंगे तो मुझे ये बात की डाउट होता है कि कबीरदास महिला विरोधी थे। तब मैं ये सोचता हूँ कि फिर ऐसा माया का मतलब महिला थोड़ी हुआ, माया महा ठगनी की जब वो बात कर रहे हैं तो हाँ, नहीं, वो तो एक अलग चीज़ की बात कर रहे हैं। नहीं, आमतौर पे आप जो एकेडमिक में है, कबीरदास के बारे में ये राय है कि वो महिला के विरोधी रहे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कबीर जैसा प्रखर व्यक्ति महिला का विरोधी कैसे हो सकता है। तो मैं इस आधार पे पहुंचता हूं कि कई बार एक कंक्लूजन मुझे समझ में आता है कि आर्टिफिशियल सोर्स गढ़े जाते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब नकली सोर्स, आपसे लिखवा लिया, ए से लिखवा लिया बी के बारे में, बी के बारे में सी के बारे में, कोई व्यक्ति विरोधी है। और ऐसा बहुत चलता, क्योंकि हिस्ट्री में र्यूमर का बहुत बड़ा हाथ है। और र्यूमर आप देखिए, किसी का लाइफ देखिए, उसको बदनाम करने के लिए जो विरोधी तत्व, ऐसा तो नहीं है कि कबीर के ज़माने में कोई विरोधी नहीं हुआ होगा, विरोध तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा लिखवा लिया जाए तो बहुत हमारे महापुरुषों या पूरे वर्ल्ड में इस तरह से बात। तो इतिहासकारों को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल्स को बहुत निष्पक्ष होकर, लेकिन दुखद बात है बाबा साहब के शब्दों में कि इंटेलेक्चुअल्स कभी ईमानदार नहीं रहे भारत में। और भारत क्या, मैं तो मानता हूँ कि पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स कभी ईमानदार नहीं रहे। हाँ, आप हाथों पे गिना सकते हैं 100-200 इंटेलेक्चुअल अब तक के इतिहास में हुए होंगे, 100-200, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे जो निष्पक्ष रहे होंगे। तो ये तो समस्या है कि आप इसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, मैं इसी तरह से बताता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ बच्चों से, इतिहास या यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बनी है कि आप डिग्री लेके चले जाएं, और प्रोफेसर भी इसलिए नहीं बना है कि वो डिग्री लेकर चला जाए। मेरा ये मानना है कि आज का जो प्रोफेसर वो गुलाम है, आज का जो विद्यार्थी वो गुलाम है। गुलामी के पीछे कैरियर है और सिलेबस है जो उसमें डर पैदा करता। आज का सिलेबस डर पैदा करता, वो क्रांति नहीं करना चाहता। वो सुन तो लेता है, जैसे वोल्टेयर, रूसो, दिदो के बारे में सुन तो लेता है, लेकिन उस तरह का प्रोफेसर नहीं बनना चाहता। आप देखिए कि हम क्या पढ़ाते हैं, भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन जो वोल्टेयर का किताब देखेंगे या मान लीजिए एक हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबॉर्न, उनकी किताब देखेंगे तो वो लिखते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन। उन्होंने कभी नहीं लिखा भारत का हिस्ट्री, एज ऑफ एम्पायर। तो हम जब लिखते हैं कि भारत का इतिहास, जहाँ मैंने भारत का इतिहास का, आप इतिहासकार नहीं है। क्यों आपने इतिहासकार को बाउंड्री में बांधना शुरू कर रहे हैं? आप इतिहासकार इज सपोज टू नॉट बाउंड बाय द बाउंड्री, लेकिन जब आपने बाउंड्री कि भारत का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, रूस का इतिहास, वहीं पे आप भेदभाव करना शुरू कर देते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे, और इतिहास तो एक समुद्र है, और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जब इतिहास पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके अपने अनुभव भी उस इतिहास में घुलेंगे, और वो इतिहास के भीतर खुद को भी ढूंढेंगे। डॉक्टर विक्रम उसी की कोशिश कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है। आप देखते रहिए दलित दस्तक।